हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद का है। इसको शॉर्ट में हम NRSC के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो पेपर हुआ था 19 नवंबर 2017 का हुआ था। और पेपर का मोड था जो ऑफलाइन था। इसमें जो टोटल क्वेश्चन ट्रेड से पूछे गए थे 80 क्वेश्चन थे। इसका 2 पार्ट हम दे चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते होंगे तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आज जो हम पार्ट 3 में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 80 तक, यानी कि टोटली आज हम सभी क्वेश्चन आंसर को इससे संबंधित सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर करने का काम कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को शानदार तरीका से सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करा दिए हैं। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, यदि मोटर वाइंडिंग में बहती धारा दुगना कर दिया जाए तो उत्पादित गर्मी पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आधा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है डबल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा, और चौथा ऑप्शन है 1/4 घट जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा के नियम यानी कि जूल का नियम जो है H बराबर जो होता है I² इंटू R इंटू T होता है, ठीक है। यहाँ पर I का स्क्वायर होता है और उसका मान अगर और 2 गुना करेंगे तो इसका जो मान है 4 गुना तक बढ़ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए C वाला जो हो जाएगा, इसका C के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, यदि किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज 10 मिली और विद्युत धारा का प्रवाह 100 माइक्रो एम्पियर है तो उसका मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हिंदी में करंट का हिंदी मूल्य होता है, करंट पूछा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर इंग्लिश फॉन्ट में देखिएगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यानी कि R ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। V का मान दिया हुआ है और I का मान भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर R निकालना है तो हम इंग्लिश वाला ही ले लेंगे। तो R का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, R बराबर V/I होता है। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो मिली यानी कि 10⁻³ ठीक है। और नीचे कितना है 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 गुने कितना माइक्रो मतलब 6 होता है, 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर कट कर दीजिएगा तो 10⁻³ बच जाएगा, और ये जो माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 4 जीरो हो जाएगा एक बार। और 4 जीरो का 2 जीरो काट दीजिएगा तो यहाँ पर 2 जीरो, यानी कि राइट ऑप्शन बी वाला साथ चल जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है 10 नैनो फैराड के एक कैपेसिटर है, उसका आवृत्ति जो है 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम आपको बता देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है XC बराबर 1/2πfc होता है, ठीक है। तो यहाँ पर F का वैल्यू दिया हुआ है और C का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पाई में भी कुछ ऑप्शन है, तो पाई हो सके तो रहने दीजिएगा, पाई का मान नहीं रखिएगा और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम इसी फार्मूला की सहायता से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, XC बराबर 1/2πfc होता है ना, तो 2πf का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है ना। तो 1 मेगाहर्ट्ज यानी कि मेगा मतलब होता है 6, तो यहाँ पर 10⁻6 लिख देंगे, और नैनो में दिया हुआ है कैपेसिटर का वैल्यू, तो यहाँ पर नैनो यानी कि 10 गुने 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 6 है पावर में और एक यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 में से यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 1/2π इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 और 1 7 यहाँ पर पावर हो जाएगा 10 का,
तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये माइनस का ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 100 बटा नीचे 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई को जब काट दीजिएगा तो 50 दूना के 100, 50 पाई जो है राइट ऑप्शन सी में है। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 53 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है ग्राउंडिंग का उपयोग मुख्यतः किसको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है ओवरलोड से, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, तीसरा ऑप्शन है हाई टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर से, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल शॉक से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ग्राउंडिंग का मुख्यतः उपयोग इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि लीकेज करंट से बचाने के लिए, ठीक है। लीकेज करंट या इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का क्या फायदा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 55 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का यह फायदा है कि इसमें स्किन इफेक्ट का मान जो होता है न के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है वितरण लाइन में सर्वोच्च तार क्या होता है, यानी कि किसी टावर या पोल पर सबसे ऊपर जो तार होता है वह कौन सा वायर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल वायर होता है, दूसरा ऑप्शन है अर्थ वायर होता है, तीसरा ऑप्शन है फेज वायर होता है, और चौथा ऑप्शन है कोई भी होता है। तो इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 56 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, अर्थ वायर होता है। किसी भी पोल या टावर में सबसे ऊपर जो वायर गुजरता है वह जो होता है अर्थ वायर होता है, और ऐसा इसलिए इसे ऊपर में रखा जाता है कि किसी भी पोल या टावर पर आकाशीय बिजली से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आकाशीय बिजली किसी पोल वोल पर न गिरे, इसीलिए इसे सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी कि तड़ित चालक के रूप में भी यह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 56 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है आपसे विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेज लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि जब लंबा दूरी में भेजना रहता है तो वोल्टेज को हाई करके हम क्यों भेजते हैं, तो इसके क्या कारण हो सकता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है त्वचा प्रभाव, यानी कि स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस ऑफ लाइन लॉस, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस ऑफ ट्रांसमिशन फॉल्ट, चौथा ऑप्शन है केबल की जीवन काल में वृद्धि के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 57 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रिड्यूस ऑफ लाइन लॉस को कम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 57 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए इसको हाई वोल्टेज में हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ऐसा करने से जो है लॉस कम होता है, वोल्टेज का मान बढ़ाने से धारा का मान कम हो जाता है, अर्थात जो आई बराबर जो होता है पी बटा पी हो जाता है, यानी कि वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो धारा का मान में कमी होगा, इसलिए वोल्टेज को बढ़ा करके हम भेजते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, लाइन नुकसान को कम करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रतीक को पहचाने। एक चित्र दिया गया है आपको और यहाँ पर आपसे इसका नाम पूछा गया, तो यह तो गेट से संबंधित है, लेकिन कौन सा गेट है ये आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यह जो चित्र जो दिया गया है नैंड गेट का है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। नैंड गेट जो है यह किसका संयुक्त रूप होता है, तो नोट गेट प्लस एंड गेट को मिल करके बना होता है, नोट प्लस एंड गेट, ठीक है। इसका संयुक्त रूप होता है नैंड गेट, ठीक है। और इसका बुलियन व्यंजक अगर आपसे पूछ देगा नैंड गेट का क्या होता है, तो बुलियन व्यंजक ध्यान रखिएगा ए इंटू बी होता है, उसका इन्वर्स ए इंटू बी का इन्वर्स जो होता है वो नंद गेट होता है, ठीक है। और किसका संयुक्त रूप होता है, तो नोट और एंड गेट का, ठीक है। अगर यह चित्र जो है इस तरह से रहता, इस तरह से, और यहाँ पर ये बिंदु नहीं रहता, ओनली ऐसे खाली खींचा रहता, तो एंड गेट होता। लेकिन यहाँ पर अगर आपको
गोला बिंदु यहाँ पर दे देगा तो समझ जाइएगा कि यह नंद गेट हो गया। ठीक है, एंड गेट में बिंदु नहीं होता है सिरा पर और नंद गेट में सिरा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर आपसे एंड गेट का अगर बूलियन व्यंजक पूछ देगा तो एंड गेट का a इंटू बी होता है और नंद का a इंटू बी का इन्वर्स होता है, ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, बाकी एक्सोर गेट, नोर गेट और ओर गेट का साफ बूलियन व्यंजक, चित्र, ये सब ध्यान में डायग्राम रखिएगा, कोई भी पूछ देता है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक बिजली के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं किया जाता है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई पाउडर का हम प्रयोग कर सकते हैं, CO2 को भी कर सकते हैं। यहाँ पर फोम वाला ऑप्शन होगा या जल धुंध जो कि वाटर मिस्ट दिया हुआ है, तो ये दो में से चयन करना है। इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए दो ऑप्शन नहीं होगा, नहीं किया जाता है इसलिए हम इसको चूज करेंगे कि फोम टाइप होगा या वाटर मिस्ट यानी कि जल धुंध, जिसको हम ठंडा के दिन में जो कोहरा गिरता है उसको धुंध बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम ये हल्की हल्की जल की बूंदें गिरती है जिससे आपको आग बुझाने की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ पर जल की बौछार नहीं है, मिस्ट है यानी कि धुंध है। ठीक है, तो ओस जिसको बोल सकते हैं, तो ओस एक तरह से आग बुझाने का काम कर सकती है, तो यहाँ पर हम इसके साथ नहीं जाएंगे, फोम टाइप का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो झाग वाला अग्निशामक यंत्र होता है, तो हालांकि इसरो भी इसी का राइट ऑप्शन बी को ही माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोम टाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी हेलोन टाइप सबसे उपयुक्त होती है बिजली के आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, तेल के आग को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लास ए टाइप, क्लास ए टाइप में कौन सा होता है, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सारे जो हैं क्लास ए टाइप के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी में जो होती है द्रव पदार्थ, जैसे कि किरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल जो है, ये सारे तेल जो होते हैं वो क्लास बी टाइप में आते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और क्लास सी टाइप में गैस से लगी आग या इलेक्ट्रिकल फायर भी इसी के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 60 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है आपेक्षिक घनत्व, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 61 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं और अमीटर से धारा मापते हैं, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। 62 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे 62 में पूछा गया है, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की रोशनी को क्या कहा जाता है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 62 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। ठीक है, कैंडला जो होता है लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फुट कैंडल किसी का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और एक लुमेन प्रति वर्ग मीटर जो होता है, एक लुमेन प्रति वर्ग मीटर जो होता है 1 लक्स के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामग्री का क्या नाम है, तो इसके भी 4 ऑप्शन देख मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर में कोर का जो प्रयोग किया जाता है, लेमिनेट सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। लेमिनेशन की मोटाई इसका कितना होता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और लेमिनेट कोर का उपयोग किस लिए करते हैं, अगर आप जानते होंगे तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कर दीजिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर आता है तो ज़रूर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 64 में, एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना होता है, तो आप जानते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है मैग्नेटिक रूप से जुड़ा होता है, जबकि विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ा होता है, तो विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ा होता है तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस का मान जो होता है इन्फानाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके बारे में कई बार हम वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग
कोर को लेमिनेट इसलिए किया जाता है कि एडी करंट लॉस को कम कर सके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन को आप आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वह कौन सा पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और माध्यमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में स्थिर होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो है आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वोल्टेज का परिवर्तन होता है, जिससे वोल्टेज को बढ़ने घटने से करंट का मान में भी घटता और बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति को नहीं बदलता है, ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। अगर वोल्टेज को स्टेप करेगा तो धारा स्टेप डाउन होगा, यानी कि धारा का मान कम होगा, और वोल्टेज का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे कि ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 67 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। एक ट्रांसफार्मर के द्वारा जो नो लोड टेस्ट किया जाता है उसके द्वारा हम लौह हानि को ज्ञात करते हैं। लौह हानि का अन्य नाम कोर लॉस भी होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन बदल के यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट दे देता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट ऑप्शन रहेगा तो उसको भी चयन कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है एक इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर कितना होता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। प्योर इंडक्टर या ओनली इंडक्टर की भी बात करें तो इसका फेज अंतर जो होता है 90 डिग्री होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। अगर इससे संबंधित पावर फैक्टर पूछ देगा तो इसका पावर फैक्टर जो होता है 0 होता है। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हम 68 का ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है अगर किसी साइन लहर का पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है तो उसका आरएमएस वोल्टेज क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पीक वोल्टेज कितना होता है, पीक टू पीक का आधा होता है, तो पीक वैल्यू आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, निकालना क्या है, आरएमएस वोल्टेज निकालना है। तो आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आरएमएस बराबर जो होता है पीक बटा √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीक का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और √2 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, तब 5 बटा √2 वोल्ट जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा एक इसको भाग दे करके √2 का मान भी अगर दिया रहता तो वो वाला फार्मूला का भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे, आरएमएस बराबर पीक इंटू 0.707 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, √2 के साथ आंसर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम इस फार्मूला को यूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है अगर एक ट्रांजिस्टर का बीटा गेन वैल्यू जो है 100 दिया हुआ है, आधार प्रवाह यानी कि बेस करंट का मान जो दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो संग्राहक प्रवाह यानी कि कलेक्टर करंट आपको निकालना है, वो क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम पहले कैसे जाने कि यह जो है बीटा गेन का वैल्यू है, तो इकाई से ज़्यादा वैल्यू जो होता है बीटा गेन का वैल्यू होता है। ठीक है, और यह जो होता है डीसी बीटा गेन होता है, ट्रांजिस्टर की डीसी बीटा गेन का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, एच पैरामीटर है, तो आप ऐसे भी समझिएगा कि डीसी बीटा गेन का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर बीटा गेन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कलेक्टर करंट में परिवर्तन आईसी बटा जो होता है आईबी होता है बेस करंट। ठीक है, कलेक्टर में करंट परिवर्तन बटा जो होता है बेस में करंट परिवर्तन के अनुपात को हम बीटा गेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, आईसी का वैल्यू निकालना है, तो आईसी को निकालने के लिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे इस तरह से हम निकाल सकते हैं, आईसी बराबर बीटा गेन इंटू आईबी। आईबी का मतलब यहाँ पर बेस करंट होगा। यहाँ पर बीटा गेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 लिख देंगे। और आईबी का मान कितना दिया हुआ है,
बेस करंट का वैल्यू यहाँ पर 1 मिली एम्पियर दिया हुआ, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो यहाँ पर 10⁻2 और यहाँ पर 10⁻3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10⁻⁻1, और -1 का मतलब यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। 0.1 जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 0.1 जो है ए ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम 70 का ए के साथ चूज किए। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप अपने माध्यम से जरूर एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया विद्युत परिपथ में जंक्शन बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो यह किरचॉफ का पहला नियम से संबंधित है। किसी परिपथ में या जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि कोई पॉइंट है उस पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। तो ये कौन सा नियम है, केसीएल के नियम से भी इसे जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे करंट का नियम भी कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है शंट वाउंड मोटर में मोटर की गति घट जाती है जब, यानी कि शंट वाउंड मोटर होती है उसका गति कब घटती है, यह आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 72 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। भार में वृद्धि के साथ थोड़ी सी उसकी गति जो है घट जाती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी या हल्का सा रहेगा तो भी ऑप्शन में चलेगा, लेकिन यहाँ पर भार में वृद्धि के साथ उसकी गति हल्का कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बी के साथ हम चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि शंट वाउंड मोटर है तो उसका नियत गति होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है रसोई के उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर किस प्रकार के होता है, यानी कि रसोई घर में किचन में जो इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर जो होता है यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर किस में होता है, तो मिक्सर में होता है। ध्यान रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है और यह एसी और डीसी दोनों पर प्रचलित होता है। फिलहाल हम 73 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे और पूछा गया है कि BEE का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो BEE का फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी होता है। तो राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। और यह जो होता है इलेक्ट्रिकल उपकरण के रेटिंग के बारे में बताता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम 74 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज की। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर 75 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 3 गुना तक कम होता है। ध्यान रखिएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट का मान जो होता है 1/3 गुना कम हो जाता है, अर्थात 3 गुना कम हो जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार में करंट का मान कम और डेल्टा में करंट का मान अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। ये भी 76 में आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 76 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि अगर आपसे ऑटो ट्रांसफार्मर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाली ट्रांसफार्मर पूछा है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, विद्युत धारा और घुमाव की संख्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको और यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, V2/V1 N2/N1 और I1/I2। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कभी V1 और V2 के जगह पर आपको E1 E2 मिलेगा, तो यहाँ पर E2 हो जाएगा
और यहाँ पर E1 हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वोल्टेज को ही V और E से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, पूरी तरह से चार्ज अवस्था में लेड एसिड बैटरी का पॉजिटिव एवं निगेटिव प्लेट क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लेड एसिड सेल जो होता है या सेकेंडरी सेल होता है, और इसका पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो लेड परऑक्साइड का बना होता है। लेड परऑक्साइड का मतलब PbO2। ठीक है, PbO2। और इसका निगेटिव प्लेट जो होता है लेड यानी कि स्पंजी लेड का बना होता है। तो स्पंजी लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं और लेड परऑक्साइड को हम PbO2 से डिनोट करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन आपको ए में मिलेगा। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे डिस्चार्ज अवस्था में दोनों प्लेट जो होता है, अगर पूछ देगा कि डिस्चार्ज अवस्था में दोनों प्लेट किसका बन जाता है, तो लेड सल्फेट का बन जाता है। लेड सल्फेट यानी कि PbSO4 का। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी कि KVA का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है। देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ KVA कैपेसिटी ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में KVA क्षमता को कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 3 फेज के लिए √3 × VI होता है। अगर सिंगल फेज के लिए पूछा जाता तो ओनली VI होता है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है और इंग्लिश में यहाँ पर साफ दिया हुआ है 3 फेज ट्रांसफार्मर का पूछा है। तो 3 फेज के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर सिंगल फेज पूछता तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाता। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, एकल चरण मोटर में फेज विभाजन प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर को कैसे लगाया जाता है। यानी कि सिंगल फेज मोटर में फेज को स्लिप्ट करने के लिए, बांटने के लिए संधारित्र को कैसे लगाते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं कैपेसिटर को। ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज मोटर में फेज को स्लिप्ट करने के लिए, बांटने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर को लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 80 का बी के साथ चूज किया। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ रहें। धन्यवाद।